हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर में 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के रिस्पेक्ट में हमें कितना स्टील रिक्वायरमेंट होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं टाइटल को थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। टाइटल को ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास एक वर्ड है क्वांटिटी ऑफ स्टील, ये एक वर्ड है। दूसरा हमारे पास वर्ड है डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स क्या होते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर्स की बात करें तो ऐसे मेंबर्स जो स्ट्रक्चरल लोड को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने के लिए हो। कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट करेंगे? लोड से लेकर सब सॉइल तक। भाई मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो एक मेरा लोड है। ये लोड सब सॉइल तक ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो मैं खड़ा हूँ, अभी जो मुझे दिख रहा है फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग का क्या होगा? डेड लोड होगा। फ्लोरिंग खुद अपने आप में कोई लोड ट्रांसमिट नहीं करती। फ्लोरिंग तो हम अच्छे से फिनिशिंग वर्क के लिए लगाते हैं ना, टाइल्स वगैरह। तो फ्लोरिंग का खुद का डेड लोड है। फ्लोरिंग के ऊपर मैं खड़ा हूँ, हाँ फ्लोरिंग की ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि मैं खड़ा हूँ तो उसको कोई टूटता नहीं है वो, ये अलग बात है। देखो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रक्चरल मेंबर में आप ड्यूरेबल मेंबर्स और स्ट्रक्चरल मेंबर्स में आप कंफ्यूज मत होना। तो फ्लोरिंग जो है वो ड्यूरेबल मेंबर है, इतना ड्यूरेबल है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हार्ड है कि भाई मैं इस पर खड़ा रह जाऊँ, कोई कबाट रख दी जाए, कोई कुर्सी रख दी जाए, कोई चेयर रख दी जाए तो वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो डेड लोड किसका होगा? फ्लोरिंग का होगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा एक तरीके से लाइव लोड है क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी देर में वहाँ चला जाऊँगा, उसके बाद वहाँ चला जाऊँगा। वो लोड, ये दोनों लोड किसके ऊपर आएंगे? स्लैब के ऊपर आएंगे। उसके नीचे स्ट्रक्चरल मेंबर क्या स्लैब है, वो स्लैब जिसमें आरसीसी है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ये स्लैब का जो लोड है ये झेलेगा, उसके ऊपर जो भी लोड आता है फिर स्लैब किसको देगा? बीम को देगा। बीम स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम ये लोड को ट्रांसमिट किसको करेगा? बीम ट्रांसमिट करेगा आरसीसी कॉलम को। आरसीसी कॉलम किसको ट्रांसफर करेगा? फाउंडेशन के साथ, फुटिंग के साथ कनेक्टेड है, फाउंडेशन एंड फुटिंग। अब फाउंडेशन एंड फुटिंग में क्या डिफरेंस है उसका एक मेरा बहुत अच्छा वीडियो है, वो देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, फुटिंग के पास पहुंच गया, फाउंडेशन के पास पहुंच गया, उसके बाद फिर वो कनेक्टेड होगी सब सॉइल के साथ, तो सब सॉइल को ये लोड सक्सेसफुली ट्रांसफर। ये प्रोसेस में स्लैब, ये प्रोसेस में स्टेयरकेस है ना, सीढ़ियाँ भी आ गई, सीढ़ियाँ भी बीम के साथ कनेक्ट होती है, लैंडिंग बीम वगैरह होता है। ये प्रोसेस में कॉलम, ये प्रोसेस में बीम, स्लैब, फाउंडेशन, ये सारे जो भी इसको कहेंगे हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स। क्वांटिटी ऑफ स्टील की बात करें तो आप सभी को मैंने बीबीएस के शुरुआती लेक्चर्स में ही बता दिया है कि भाई स्टील का एस्टिमेट करने का, स्टील की क्वांटिटी निकालने का सबसे बड़ा मकसद हमारा ये है कि ये हमें किलोग्राम में मिलना चाहिए या वजन में मिलना चाहिए। किलोग्राम भी नहीं बोलूँगा, वजन बोलूँगा। किलोग्राम, टन, ये सारे वजन, वेट के यूनिट है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमें कितने किलोग्राम लोहा चाहिए, कितना टन लोहा चाहिए इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो हम कर सकते हैं, जिससे हमें ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन मिले, कितना खर्चा होने वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर। तो अलग अलग स्ट्रक्चरल मेंबर में अगर हम स्टील की क्वांटिटी बात करें, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बात करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली 1 मीटर क्यूब कंक्रीट, 1 मीटर क्यूब का अगर कंक्रीट बना रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा ये कौन, मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है। IS 456 के अंदर भी बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस है इसके। उसके हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करें तो मिनिमम फाउंडेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मिनिमम 0.5% स्टील होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? मिनिमम 0.5% होना चाहिए। मिनिमम 0.5% का हमने यहाँ पर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में भी कन्वर्जन करके रखा है 39.25। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न इसी में होता है कि सर ये कैसे आया भाई, ये 39.25 कैसे हुआ? तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा आपके पास है ना नॉलेज होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है मेरे अलग अलग कोर्सेज़ के माध्यम से, बहुत सारे मेरे फ्री वीडियोज़ के माध्यम से। अगर आपने उसको ध्यान से देखा है तो आपको पता चलेगा कि स्टील की डेंसिटी होती है
7850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मैं आम की बात कर रहा हूँ, जनरल 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को 0.5 से मल्टीप्लाई करो। 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3925। अब 0.5 को ध्यान से देखोगे तो बाजू में कौन दिखेगा? बाजू में दोस्तों आपको परसेंटेज दिखेगा। तो परसेंटेज क्या होता है? डिवाइड बाय 100 करना होता है परसेंटेज की साइन को आने में। तो ये हो जाएगा 39.25 किलोग्राम प्रति मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। समझे नहीं समझे भाई? इतना स्किल होना चाहिए। ये एक तरीके से डेंसिटी का ही यूनिट है इसका। ये अगर आप इसका इंटरप्रेट समझो ना तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है भाई, 1 मीटर क्यूब कंक्रीट की हम बात कर रहे थे। 1 मीटर क्यूब अगर आप कंक्रीट बनवा रहे हो, 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट कास्ट कर रहे हो, कंक्रीट बनवा रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में ये देखो 1 मीटर क्यूब क्या वॉल्यूम का यूनिट है। उसके रिस्पेक्ट में वो 1 मीटर क्यूब का जो भी आपका कास्ट हो रहा है, जिसमें रेनफोर्समेंट भी और आरसीसी यानी सीमेंट्स एंड एग्रीगेट सारी चीज़ें, तो वो 1 मीटर क्यूब में स्टील इतना डेंस होना चाहिए। इसको समझो, मैं ऐसा नहीं बोलता 1 मीटर क्यूब में इतना किलोग्राम होना चाहिए, नहीं। 1 मीटर क्यूब का जो तुम कंक्रीट बना रहे हो पर मीटर क्यूब का, उसमें कंक्रीट इतना डेंस होना चाहिए सच दैट वो 39.25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी शो करे। किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट है। तो समझे कि नहीं समझे यार? उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ पाओ इस बात को। बहरहाल मैक्सिमम की बात करें तो 0.8% होना चाहिए, 62.8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये बहुत अच्छे से हम वो पढ़ते हैं ना, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर या नॉर्मली हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो सारे में बहुत अच्छे से हम यूटिलाइज करते हैं। स्लैब दोस्तों 0.7% मिनिमम। अच्छा ये भी हम करते हैं, इसका सबसे अंदाज़ा तब होता है, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा तब होता है जब अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा। हमारे पास 3 कैटेगरी होती है किसी भी स्ट्रक्चर में, या तो वो अंडर रेनफोर्समेंट होगा, या तो वो ओवर रेनफोर्स होगा, या तो वो बैलेंस सेक्शन होगा। अगर जो इंजीनियर है वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स एंड बैलेंस। तो जब आप पूरा डिज़ाइन कर लोगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब आपने स्लैब वगैरह ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर स्ट्रक्चरल मेंबर्स, उसके बाद फिर आप पूरा कैलकुलेशन के बाद आपने बोला कि भाई ये मैंने जो डिज़ाइन किया है गिवन कंडीशन के हिसाब से, गिवन लोडिंग कंडीशन के हिसाब से, तो इतना इसमें किलोग्राम लोहा होना चाहिए, आपने एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर बता दिया। अब वो पता कैसे चलेगा कि ओवर एनफोर्स है, अंडर एनफोर्स है, बैलेंस सेक्शन है? तो उसमें आपको या उसकी मिनिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी के बीच में है, या वो मैक्सिमम क्वांटिटी को भी पार कर गया है, या वो मिनिमम क्वांटिटी को भी मीट नहीं कर पाया है, मिनिमम क्वांटिटी को मीट नहीं कर पाया या मैक्सिमम क्वांटिटी को पार कर गया। ऐसे दोनों सिनारियो हमें नहीं चाहिए, हमें मिनिमम और मैक्सिमम के बीच के चाहिए, ठीक है? तो वो सब सिनारियो में हमें ये कैलकुलेशन बहुत काम में आएगा। 0.8% ये सारी बातों में। स्लैब के अंदर बात करें तो 0.7%, जिसमें भी वही क्या है 7850 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम 1% होना चाहिए। बीम की बात करें तो बीम में होना चाहिए 1% मिनिमम है, मैक्सिमम है 2%। कॉलम की बात करें 0.8% मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 6% होना चाहिए। ये तो कॉलेज में भी क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में, तो कॉलेज में भी इसका तो क्वेश्चन आता है और काफ़ी पॉपुलर IS 456 का क्लॉज है, मैंने आपको साइट इंजीनियरिंग वाले कोर्स में भी बताया है। अगर आपको पता है कौन से क्लॉज में लिखा है मिनिमम 0.8% कॉलम में होना चाहिए और मैक्सिमम 6% होना चाहिए। IS 456, चलो IS कोड का नाम भी बोल देता हूँ, IS 456 में गिवन है कौन सा क्लॉज है, वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ, ताकि मुझे पता चले कि तुम यार कैसे स्टूडेंट हो, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, थोड़ा चाहत रखते हो सीखने की, थोड़ा जस्तजू रखते हो,
ठीक है। तो जो कमेंट करेगा उससे पता चलेगा कि सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें वैल्यूएबल लगी होगी, जो मेरी बातें हैं उसको अच्छे से सीखो, समझो और डिटेल में सीखने के लिए हमारे कोर्सेज में भी आ जाइए। और कोर्सेज में अगर आप देख रहे हो तो आप इसको कंटिन्यू करो। सिर्फ और सिर्फ कोर्स परचेस करने से फ़ायदा नहीं होगा, इसको अच्छे से सीखने से। मैं हमेशा से बोलता हूँ नोट डाउन भी करो, शुरुआत में नोट डाउन भी करना पड़ेगा, साइट पर जाकर इम्प्लीमेंट करो, साइट पर जाकर शीट्स पढ़ो, ड्राइंग पढ़ो, है ना। BBH का जो हम सिखाते हैं साइट पर जाके कटिंग लेंथ मेजर करो, मेजरमेंट आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। चलो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।